नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं इतिहास यानी हिस्ट्री को। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य का हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके अलावे जो हम टोटल थ्योरी जो है वो डिटेल से हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए आज जो है वह मौर्य वंश का प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो है वह समाप्त हो जाएगा आज एक क्लास में। और अगले क्लास में हम फिर जो है मौर्योत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे थ्योरी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तब प्रश्न एक कहता है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो है ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। सही बात है कि जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध में इतना ने मतलब नरसंहार किया अशोक, तो उसके बाद जो है युद्ध नीति को हमेशा के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्लियर है? यह सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि यह युद्ध उड़ीसा में जो है कब लड़ा गया था। ठीक है, उड़ीसा का जो है वो पहले का नाम क्या था, तो कलिंग था। ठीक है, तो यह युद्ध जो है वह कलिंग में कब लड़ा गया या उड़ीसा में कब लड़ा गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अशोक का जो है वह जन्म कब हुआ था। तो अशोक का जन्म हुआ था आपको 304 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? ठीक है, 304 ईसा पूर्व को चलिए हम बीसी लिख देते हैं। यह हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में इसका जन्म हुआ था। तो जन्म होने के बाद जो है यह राजा बनने के लिए क्या करता है, अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल देता है, जिसे पटना के आगम कुआं के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है 269 ईसा पूर्व, ठीक है, अपना 269 ईसा पूर्व में जो है अपना राज्याभिषेक कराता है। क्या कराता है? राज्याभिषेक कराता है। और राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष, कब? यानी 8वें वर्ष यानी 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कराएगा। और इसके ठीक 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर, कहाँ आक्रमण करेगा? कलिंग की राजधानी, ठीक है, तोसली पर आक्रमण करेगा। ठीक है, तोसली पर। उस समय जो है वह कलिंग का राजा कौन होगा? तो नंदराज। ठीक है, तो कलिंग पर आक्रमण करेगा और कलिंग पर आक्रमण करके पूरे कलिंग में एकदम पूरा नरसंहार मचा देगा। बच्चों को मार देगा, महिलाओं के साथ मतलब गलत व्यवहार करेगा, महिलाओं को मार देगा। और इस भीषण नरसंहार को देख करके जो है अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भैरी घोष की जगह पर धर्म घोष की स्थापना करता है। कहने का अर्थ यह है कि युद्ध नीति को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और शांति का नीति अपना लेगा, यानी भैरी घोष की जगह पर धर्म घोष का। तो कलिंग युद्ध जो ये हो रहा है, इस कलिंग युद्ध का जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? तब पहला मिलेगा आपको हाथी गुफा अभिलेख से। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत पूछा जाता है। किस अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख को बनवाया है किसने? इसे बनाया गया है खारवेल के द्वारा। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया है। और जो है वह कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अशोक का जो है चतुर्दश शिलालेख है। चतुर्दश शिलालेख का मतलब 14 शिलालेख है, जिसमें आपको 13वें शिलालेख में, ठीक है, किसकी जानकारी हमें मिल रही है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है? तो प्रश्न पूछ रहा था कि यह कलिंग युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष, यानी राज्याभिषेक होगा 269 ईसा पूर्व में, तो कलिंग युद्ध होगा इसके 8वें वर्ष यानी 8 साल के बाद आपको 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को अपना लेगा? बौद्ध धर्म को। तो ये सब हम बता चुके थे। चलिए आप लोग का रिवीजन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जो है अशोक के विजय का उल्लेख मिलता है? क्लियर है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में यह युद्ध कब लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें कौन जीता था? अशोक। तो अशोक के विजय का उल्लेख मिलता है अशोक के किस शिलालेख में? ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अशोक का जो है टोटल शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 शिलालेख है, जिसे जो है वह चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। कौन सा शिलालेख कहा जाता है? चतुर्दश शिलालेख। ठीक है, चतुर्दश शिलालेख। और इस चतुर्दश शिलालेख के, ठीक है, 13वें शिलालेख में, यानी चतुर्दश शिलालेख मतलब 14 शिलालेख है। और इस 14 शिलालेख में जो है वह
अलग अलग उपदेश और संदेश जो है वो जनता के लिए अशोक ने लिखवाया था, जिसे जो है यानी अशोक भारत का पहला राजा था जो अपने आदेशों को, अपने संदेशों को, यानी जो भी जनता से कहना चाहता था उसको जो है किस माध्यम से जनता तक पहुंचाता था, तो अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख कहने का अर्थ हो गया या तो शिलालेख होगा, या स्तंभ लेख होगा, या तो फिर गुहा लेख यानी गुफा में लिखे जाएंगे। तो इस माध्यम से जो है वह अशोक अपनी जनता के पास अपने बातों को पहुंचाता था, या जो भी कार्य करता था उन कार्यों को जो है वह जनता तक के पहुंचाने के लिए शिलालेख का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जो है इसके द्वारा बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख लिखे गए हैं। लेकिन इसमें जो है चतुर्दश शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी चतुर्दश शिलालेख के 13वें शिलालेख में, कौन से शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, ठीक है, किसकी जानकारी है, तो 13वें शिलालेख में हमको कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। किस युद्ध की जानकारी मिलती है, तो कलिंग युद्ध की हमें जानकारी प्राप्त होती है। किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में, ठीक। और इसी 13वें शिलालेख में जो है वह अशोक का जो हृदय परिवर्तन होता है, ठीक है, हृदय परिवर्तन मतलब क्या है कि युद्ध नीति को जो हमेशा के लिए क्या करेगा, समाप्त कर देगा, और उसके जगह पर जो है वह धम्म नीति को अपना लेगा। यानी युद्ध नीति को कहा गया आपको भैरी घोष, क्या कहा गया, भैरी घोष, और भैरी घोष की जगह पर क्या अपना लेगा, आपको धम्म घोष अपना लेगा। बात समझ में आया, धम्म घोष अपना लेगा। क्लियर है। तो अशोक के कैवे शिलालेख में जो है, कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, तो कलिंग युद्ध की जानकारी आपको 13वें शिलालेख में। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द हो जाएगा आपको राइट आंसर। बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है आज का। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि चंद्रगुप्त का पुत्र, ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन में बैठने वाला दूसरा शासक था, ठीक है, कैमा शासक, दूसरा शासक। तो हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश का जो स्थापना किसने किया, तो मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह किस वंश को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो कहिएगा धनानंद को हरा कर। धनानंद जो है वह किस वंश का शासक था, तो यह नंद वंश का जो है वह अंतिम शासक था। किस वंश का, नंद वंश का। और नंद वंश का स्थापना किसने किया था, तो महापद्म नंद ने किया था। क्लियर है, ठीक है। ये सभी हम थ्योरी में डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर क्लास कीजिए, आप जो है वह कंसेप्ट जब तक क्लियर हो जाए। ऐसे अगर आप प्रश्न का सिर्फ जवाब पढ़िएगा तो आपको जो है वह क्वेश्चन रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रटने से बचिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि एग्जाम में जिस तरह से भी पूछे आप आसानी से बना सके। क्लियर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके। और मौर्य वंश जो है मगध के राजा मैंने शासन कब से कब तक किया था, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर कब से कब तक, 298 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वह चंद्रगुप्त मौर्य का होगा। और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार जो है वह मगध का अगला शासक होगा। और इसका शासन काल जो होगा, ठीक है, बिंदुसार का, यह आपका 298 ईसा पूर्व से लेकर आपका 269 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह शासन कौन करेगा, बिंदुसार करेगा। और बिंदुसार के बाद जो अगला शासक होगा, ठीक है, वह कौन होगा, अशोक होगा। और अशोक का शासन काल कब से कब तक होता है, तो 269 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 269 ईसा पूर्व से लेकर आपको 232 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह अशोक का होगा। इसके बाद जो है वह आपको मौर्य वंश और आगे चलता है, ठीक है, टोटल 137 वर्ष तक शासन करता है मौर्य वंश। तो उसके बाद जो है वह राजा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अंतिम राजा याद रखिएगा आप, बृहदत्त, जिसे जो है शुंग वंश के मतलब बृहदत्त का ही जो है क्या होता है, सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। वह बृहदत्त को मार देगा और मौर्य वंश को समाप्त कर देगा। ठीक है, प्रश्न आएगा तो उसका डिटेल हम देखेंगे। तो चंद्रगुप्त का पुत्र जो है वह कौन हो जाएगा, तो बिंदुसार, जो कि शासन करता है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वह मौर्य वंश के सम्राट मतलब गद्दी पर बैठने वाला क्या होगा, दूसरा शासक कौन हो जाएगा, तो बिंदुसार हो जाएगा। क्लियर हुआ, कौन हो जाएगा, बिंदुसार। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या, ठीक है, 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सम्राट अशोक डैश का पुत्र था, यानी सम्राट अशोक जो है वह किसका पुत्र था,
जो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है वह किसका पुत्र था? ऑप्शन करा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था, या बिंबसार का पुत्र था। प्रश्न पूछा है रेलवे ग्रुप डी का 15/10/2018 का प्रश्न है। तभी हमने आपको पीछे डिटेल में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहेगा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र रहेगा अशोक। तो अशोक किसका पुत्र हो गया? बिंदुसार का। किसका पुत्र हो गया? बिंदुसार का। यानी सम्राट अशोक जो है वह किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था, ना कि बिंबसार का पुत्र था। किसका पुत्र होगा? बिंदुसार का पुत्र होगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा, ठीक है, वह आपको सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, जब जो है बिंदुसार जो है वह शासन कर रहा था मगध गद्दी पर, ठीक है, तो उस समय जो अशोक जो है, ठीक है, अशोक कहाँ का मतलब शासन प्रशासन संभाल रहा था? अपने राजकुमार अवस्था में। तो यह संभालता था आपका मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद था। कौन सा महाजनपद? अवंती। तो अवंती का जो है आपको राज्यपाल था। बात समझ में आया? और इसके बाद और अशोक जो है अवंती का, यानी कि यह अवंती कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। वर्तमान कहाँ? वर्तमान के मध्य प्रदेश में अवंती पड़ेगा। और इसका एक सौतेला भाई था जिसका नाम था सुसीम। क्या नाम रहेगा? सुसीम। और सुसीम जो है वह कहाँ का राज्यपाल रहेगा? तो आपका कश्मीर का। क्लियर है? कहाँ का? कश्मीर का। और सुसीम जब कश्मीर का राज्यपाल होगा, यानी कि राजकुमार के रूप में काम प्रशासन प्रशासन संभालेगा, तो उस समय कश्मीर में जो है 2 बार क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाएगा। और उस विद्रोह को जो है सुसीम समाप्त करने में क्या हो जाता है? असफल हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वह बिंदुसार अशोक को कहेगा कि तुम जाओ कहाँ? तुम चले जाओ कश्मीर, और कश्मीर में जा करके जो है इस विद्रोह को शांत करो। तब अशोक क्या करता है कि पूरा क्रूरता पूर्वक जो है विद्रोह को दबा देता है। मतलब जो विरोध करेगा अशोक मार देगा, मुड़ी काट देगा, बीच से फाड़ देगा। ठीक है, तो क्रूरता पूर्वक अशोक क्या करता है? विद्रोह को समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी अशोक जो है प्रारंभ में कैसा शासक था? तो क्रूर शासक था। इसीलिए कलिंग युद्ध पर भी जो है बहुत भयानक तांडव मचाता है ये। क्लियर है? यानी अशोक जो है किसका पुत्र रहेगा? तब बिंदुसार का पुत्र है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है वह किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का? जी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह इनके दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, सुसीम का? जी नहीं, सुसीम जो है अशोक का सौतेला भाई था। बिंदुसार या दशरथ? ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है वो उत्तराधिकारी था किसका? बिंदुसार का। अभी हम पीछे का प्रश्न में आपको बताएं। यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी 28/3/2016। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न कैसे भी पूछे जाए आपका जो है वह बनेगा ही बनेगा। तो आपको क्या करना है? हिस्ट्री को याद नहीं करना है, हिस्ट्री को जो है वो आपको कहानी की तरह समझना है। ठीक, और एक चीज मतलब प्रत्येक टॉपिक को जो है वो एक दूसरे से क्या करना है? लिंक करके पढ़ना। तब जो है आप कभी भी जो आप नहीं भूले। आप कभी भूलते हैं कि हमारे दादाजी का नाम क्या था या मौसा जी का नाम क्या था? भूलते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो नाना जी का जो पुत्री मतलब बेटी होगी वो आपकी मौसी लगेगी, उनका जो पति होगा वो आपका मौसा जी लगेंगे। क्लियर है? तो उसी प्रकार से जो आप सबका लिंक करके आप पढ़िएगा ना, तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। बात समझ में आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपना क्या किया था? आदेश उत्कीर्ण किया था। मतलब आदेश जो है लिखवाया था। आदेश उत्कीर्ण करवा कर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर क्या किया था? स्थापित किया, ताकि लोग जो है तदना अनुसार आचरण कर सके। सही बात है। अशोक जो है अपने उपदेश या अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख का निर्माण कराया, स्तंभ लेख का निर्माण कराया और गुहा लेख का निर्माण कराया। क्लियर है? और इनका कारण क्या था कि वह जो है अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर उसको जो है वह स्थापित कर दिया, ताकि जनता जो है वो उस स्थान पर पहुंच करके राजा जनता को क्या कहना चाह रहा है वो सारा चीज उसमें लिखा हुआ था। बात समझ में आया? तो उसी में कह रहा है कि सम्राट अशोक ने जो है स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर जो अपने आदेश लिखवाए हैं, ठीक है, उन आदेशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यह बात कर रहा है आपका अशोक का चतुर्दश शिलालेख।
कौन सा शिलालेख? चतुर्दश शिलालेख, यानी कि 14 शिलालेख। ठीक है, तो अशोक का जो चतुर्दश शिलालेख है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वह उसी की बात कर रहा है। इसी चतुर्दश शिलालेख में जो है वह क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक शिलालेख के बारे में हमने थ्योरी में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए हम एक बार शॉर्ट्स में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो प्रथम शिलालेख में क्या कहता है कि इसमें जो है वह अहिंसा पर बल दिया गया। किस पे बल दिया, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, बोलते चलेंगे आगे, ताकि अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जो है हमारा थ्योरी क्लास देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अहिंसा पर बल दिया गया, पशु बलि पर रोक लगा दिया गया और कहा गया अशोक के द्वारा कि सभी मनुष्य क्या है, हमारे बच्चे हैं। दूसरा शिलालेख में कहा गया कि इसमें पशु चिकित्सा के बारे में चर्चा की, यानी पशुओं को किस प्रकार से ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, उसकी चर्चा आपको दूसरे शिलालेख में मिलती है। और इसमें दक्षिण भारत के राज्य चेर, पांड और श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा आपको मिलती है। लेकिन आपको दक्षिण भारत का जो है वह चोल वंश उस समय का काफी फेमस था, उसकी जानकारी आपको दूसरे शिलालेख में नहीं मिलती है। क्लियर है? तीसरे शिलालेख में जो है इसमें 3 अधिकारी की चर्चा की गई है। कौन कौन था? राजूक, ठीक है, राजूक, युक्तक और परदेशक। ठीक है, राजूक, युक्तक और परदेशक। ठीक है, यह राजूक, युक्तक और परदेशक क्या करेगा, ये धर्म के प्रचार के लिए आपको नियुक्त किए गए थे। धर्म क्या होता है कि अपने माता पिता का जो है वह सेवा करना है, और धर्म का जो मूल सिद्धांत था कि अपने खुद पर क्या करना है, नियंत्रित करना, यानी स्व नियंत्रण के सिद्धांत पर आपको आधारित था धर्म नीति। तो अशोक ने जो है इसे शिलालेख राजकीय अधिकारियों को जो है आदेश जारी किया कि वह हर 5वें वर्ष अपने राज्य के दौरे पर जाएं। ये अधिकारियों को बोला और कहा कि आप जो है धर्म का नियम जो है वो लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं कि नहीं, उसको आप सर्वेक्षण कीजिए। अगर वो नहीं पालन कर रहे हैं तो क्यों नहीं पालन कर रहे हैं, उनका क्या परेशानी है, तो उन कठिनाइयों को दूर कर, लेकिन जोर जबरदस्ती आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए राजूक, युक्तक और प्रदेशक को जो है वह नियुक्ति किया गया। चौथा शिलालेख में जो है लिखा गया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या करता है कि आपको भैरी घोष के जगह पर, ठीक है, क्या करता है, आपको धर्म घोष को जो परिवर्तन कर लेता है और नीति अपना लेता है धर्म घोष का, उसकी चर्चा आपको चौथे शिलालेख में आपको देखने को मिलेगी। पांचवें शिलालेख में अशोक के द्वारा लिखा गया है कि इसमें धर्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति यानी चर्चा की गई। किस? धर्म महामात्र। धर्म महामात्र क्या करता है, जो धार्मिक जीवन का देख रेख करता था, समाज में वन व्यवस्था को जो है बनाए रखता है। ठीक है, 5 खत्म हो गया। छठे शिलालेख, छठे शिलालेख में लिखा गया कि अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे हमसे क्या कर सकता है, मिल सकता है, इसमें कोई प्रोटोकॉल पालन करने की आवश्यकता नहीं है। 7वें शिलालेख कहता है कि इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी में समन्वय की बात की गई है कि सभी धर्म आपस में मिल करके रहे और किसी प्रकार का जो है वह जलनशीलता नहीं होना चाहिए, ना एक धर्म दूसरे धर्म का बुराई करे। क्लियर है? सभी धर्म को क्या करना है, मिल के रहना। यह चर्चा किसमें की गई है? 7वें अभिलेख में किया गया। और यह 7वें अभिलेख जो है वह सबसे बड़ा शिलालेख था। ठीक है, ये 14 शिलालेख में क्या था, सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो आपको 7वां शिलालेख था। क्लियर है? और इसमें जो है तीर्थ यात्रा की भी चर्चा की गई है। अब इसके बाद 8वें शिलालेख में लिखा गया है कि अशोक जो है वह कलिंग युद्ध के बाद जो है वह धर्म यात्रा निकालता, और इस धर्म यात्रा की चर्चा जो है वह 8वें शिलालेख है, जिसमें आपको 10वें वर्ष जो है वह आपको गया जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है वहाँ का यात्रा करता है, और आपके 20वें वर्ष जो है आपको लुम्बिनी की यात्रा करता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा की चर्चा की गई है। 9वें शिलालेख में जो है आपको इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे जो है वह ब्राह्मणों के इनकम क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए अशोक इसमें लिखना पड़ता है उसको कि जो है ब्राह्मणों को जो है दूसरे जाति के द्वारा जो है उनको सताया नहीं जाए। किसमें बात किया गया है? आपको 9वें शिलालेख में बात की गई है। ठीक है, 10वें शिलालेख में अशोक कहता है, इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, किसके बारे में? धर्म के महत्व के बारे में। और इसमें अशोक आदेश जारी करता है कि राजा या बड़े जो अधिकारी होंगे वो हमेशा जनता के हित के बारे में सोचेंगे। क्लियर है? 11वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मेरे अधिकारी जो है वो ब्राह्मण को नहीं सताएंगे। 12वें शिलालेख में कहा जाता है कि स्त्रियों के स्थिति को सुधार के लिए इसमें स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा की गई है, और इसमें स्त्री महामात्र जो है वह स्त्रियों के प्रत्येक परेशानी क्या है, कठिनाई क्या है,
उनका जीवन किस प्रकार से सुधर सकता है, उसकी चर्चा जो आपको 12वें शिलालेख में मिलेगा। 13वें शिलालेख में जब वो कलिंग युद्ध की चर्चा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। और 14वें शिलालेख में जो है वह अशोक कहता है कि मैंने बहुत सारे काम कराए, जिसकी चर्चा जो है वो इस सारे अभिलेख शिलालेख में लिखा हुआ है। यानी अशोक क्या कहता है कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त भी जो है मेरे द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं, जो इनमें नहीं लिखा गया है, यानी इन अभिलेखों या शिलालेखों में, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लिखने वाला जिम्मेदार। बात समझ में? तो इस प्रकार से जो अशोक के टोटल 14 शिलालेख जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। और ये 13वें शिलालेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अशोक महान जो है वह किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, चोल वंश से या शुंग वंश से? ठीक है, तो अशोक महान जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 232 ईसा पूर्व तक का जो शासन होगा वह किसका होगा? अशोक का। यानी 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा, ठीक है, वह आपको अशोक का होगा। अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक होता है, और इसका पिता का नाम बिंदुसार और इसका दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश का था? सेम प्रश्न है, रिपीट है, यानी मौर्य वंश का। ठीक है, प्रश्न देखिए कितना आसान आसान पूछता है रेलवे एनटीपीसी में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का राजधानी जो है वह शुरू से कहाँ रहा? पाटलिपुत्र रहा। ठीक है, पाटलिपुत्र रहा। मौर्य साम्राज्य का जब स्थापना किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उस समय जो है वह इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्रा यानी पटना को बनाया था। और ये पाटलिपुत्रा जो है वह राजधानी, पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा नहीं थी, कहाँ थी? राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर। तो राजगीर के बाद जो है उदयन क्या करता है? इसको पाटलिपुत्रा बनाता है। ठीक है, और फिर पाटलिपुत्रा के बाद जो है उदयन के बाद जब शिशुनाग वंश आता है, तो शिशुनाग वंश में काला शोक जो है फिर राजधानी कहाँ कर लेगा? वैशाली। और वैशाली के बाद जो है वह काला शोक के बाद, नहीं, शिशुनाग जो है वह राजधानी बनाता है वैशाली, और जब काला शोक आएगा तब वह राजधानी फिर अपना ट्रांसफर कर लेगा फिर पाटलिपुत्रा। और इसके बाद जो है वह पाटलिपुत्रा ही रहता है, और आपका मौर्य वंश तक जो है वह पाटलिपुत्रा ही रहेगा। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ होगी? तो पाटलिपुत्रा जो है वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी होगी। ठीक है, तक्षशिला जो है मौर्य वंश के समय जो है वह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आपका सबसे पहला विश्वविद्यालय है आपका विश्व का, यानी संसार का। क्लियर है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? किसका अर्थशास्त्र? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य जो है, इसे जो है आपको किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है आपको कहा जाता है चाणक्य, या इन्हीं का एक और नाम है आपको विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। तो इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया है जिनका नाम है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? अर्थशास्त्र जो है आपको, ठीक है, अर्थशास्त्र जो है पुस्तक का नाम है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वह किसका पुस्तक का नाम है? ठीक है, और यह अर्थशास्त्र पुस्तक जो है यह आपको मौर्य वंश के बारे में जो है वहाँ का प्रशासन किस प्रकार से थी, ठीक है, किस प्रकार से जो है मौर्य वंश का, मतलब प्रत्येक पहलू के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र के पुस्तक में। और ये अर्थशास्त्र का पुस्तक जो है वह टोटल कितने भागों में बटा हुआ था? तब 15 लेसन में बटा हुआ, यानी 15 चैप्टर था, जिसे हिंदी में जो है वह अधिग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। बात समझ में? अधिकरण मतलब 15 लेसन में आपको बटा हुआ था। और इसमें जो है इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा? तो राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। यानी कि राजा को जो है किस प्रकार से शासन करना चाहिए, प्रशासन करना चाहिए, और उस समय मौर्य साम्राज्य में कैसे कृषि व्यवस्थाएं कैसी थी, किस प्रकार से जो है राज्य का इनकम होता था, कहाँ कहाँ पैसे खर्च की जाती थी, कितने भागों में जो है वह मतलब अधिकारी बटे हुए थे, सब चीज का चर्चा जो आपको अर्थशास्त्र पुस्तक में आपको मिलेगी। बात समझ में आए? तो आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र से जो हमें किस
वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिल रही है तो आपको मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक, और ये अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना क्या है, तो कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि चाणक्य का जो है वह दूसरा नाम क्या था। आ गया प्रश्न। तो चाणक्य का जो है दूसरा नाम था आपको विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। या तो इनका एक और नाम है, ठीक है, कौटिल्य। ठीक है, क्या नाम है? कौटिल्य। और ये आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? आपको आचार्य थे। और उसके बाद जब मौर्य वंश की स्थापना करता है तो उसमें चाणक्य का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके बाद जो है वह चाणक्य जो है मौर्य वंश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से देखिए एनटीपीसी में कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। ठीक है, उसका संबंध जो है वह किस देश से है? तो मेगास्थनीज जो है जब भारत अपने आप नहीं आता, ठीक है, आपका देखिए 305 ईसा पूर्व में जो है वह क्या करता है कि सेल्यूकस निकेटर जो है वह आक्रमण करेगा भारत पर। सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर जो है कहाँ का रहने वाला है? ये आपका यूनान का रहने वाला है। कहाँ का? यूनान का। इसके पहले जो है आपको 328 ईसा पूर्व जो है वह सिकंदर जो है क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन यह मगध पर नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है मगध पर आक्रमण करेगा। ठीक, और यह सेल्यूकस निकेटर जो हार जाता है और उसमें मगध का राजा कौन रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि आपका मगध का राजा रहेगा। और यह चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? आपको जीत जाता है। ठीक है, क्या विजय हो जाएगा। और विजय होने के बाद जब फिर दोनों में संधि हो जाता है, और संधि होने के बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, ठीक है, पुत्री का नाम रहेगा कार्नेलिया। क्या नाम रहेगा? कार्नेलिया। कार्नेलिया का जो है विवाह हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और दहेज में जो है वह 4 भूभाग दिया जाता है। कौन कौन से भूभाग? तो एरिया, जिसको हेरात कहते हैं, आराकोसिया कंधार कहते हैं, जोड्रोसिया जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, और पेरीपेनिसडाई जिसे वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का भी व्यापारिक संबंध अच्छे से बने रहे, तो उसके लिए सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि अपना एक राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। और उस राजदूत का नाम क्या होता है? मेगास्थनीज। क्या होता है? मेगास्थनीज। बात समझ में आया। तो वही प्रश्न में कह रहा है कि मेगास्थनीज जब भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, इसका संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? तो यूनान से। ठीक है, किस देश से है? तो यूनान से, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेगास्थनीज की पुस्तक होती है इंडिका, और इंडिका से भी हमको क्या मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करती है। ठीक है, जो भूमि का सर्वेक्षण करता है तथा भू अभिलेखों का रख रखाव भी करता है और न्याय का पालन भी करता है। और इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो इन अधिकारी को जो है राजुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज। और राजुक जो होता है वर्तमान डीएम के बराबर। जैसे अभी जो आप देखते हैं ना, प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो उस समय जो है वह प्रत्येक जिला में जो है वह कौन अधिकारी होता था? राजुक अधिकारी। यह जो है आपको भूमि का सर्वेक्षण भी करेगा। ठीक है, भूमि का अभिलेखों का रख रखाव करे, मतलब किसका कागज पत्र क्या है उसका रख रखाव भी करेगा। और साथ ही साथ ये आपको न्याय का भी काम करता है जिला लेवल पर। ठीक है, ऐसे तो सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह तो राजा खुद होगा। बात समझ में आया। और मौर्य वंश में जो है इस राजुक के बारे में जो है काफी ज्यादा चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? आपको राजुक अधिकारी के बारे में। और इसमें जो है आपको अशोक कहता है क्या है कि जिस प्रकार से जो है संसार, देखिए अशोक के द्वारा कहा गया कि सभी जनता क्या है? मेरे जो है वह बच्चे के समान है। तो अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरे संतान यानी कि पुत्र के बराबर है। जिस प्रकार से एक माँ जो है, मैं एक माँ की भांति जो अपने सांसारिक, देखिए इसमें अशोक कहता है कि संसार के सभी मानव क्या हमारे बच्चे हैं। मैं एक माँ की भांति, यानी अशोक कह रहा है कि मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक और परलौकिक जीवन का कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को एक योगा धाम को दे करके निश्चिंत हो जाती, योगा धाम कहने का मतलब है कि दाई माँ को दे करके निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार से मैं भी समाज के देख रेख के लिए जो है एक राजुक अधिकारी को जो है वह
दे करके निश्चिंत हो गया। यानी कि राजूक अधिकारी जो के पावर जो है वह आज के वर्तमान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होगा। बात समझ में आया। तो सम्राट अशोक ने जो है राज्यकाल में जो अधिकारी जो नियुक्त करता है, जो सभी काम करेगा, ठीक है, वह उसको क्या कहेंगे, राजूक। तो कहीं लिखता है राजूक और कहीं लिखता है राजूक, ठीक है, एक क्या होगा, यानी ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस, ठीक है, में नाटक का विषय है। तो किसके नाटक का विषय है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस का जो है रचना किसने किया है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किया है आपको विशाख दत्त ने, ठीक है। इसका रचना किसके द्वारा किया गया है, विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है। ये एक तरह से जो है वह नाटक लिखा हुआ, इसमें विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक नाटक जिसका नाम आपका मुद्रा राक्षस, ठीक है। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस नाम है। और इस मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य पर जो है प्रकाश डाला गया है। और इसमें इस मुद्रा राक्षस में आपको बताया गया है किस प्रकार जो है नंद वंश का पतन होता है और मौर्य वंश का उदय होता है। साथ ही साथ इस मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ठीक है, दो शब्द का इस्तेमाल किया गया। किस किस शब्द का, तो एक कहा गया आपको ब्रिसल, ठीक है, क्या शब्द कहा गया, एक कहा गया आपको ब्रिसल। ब्रिसल का मतलब होता है आपको निम्न जाति का। क्या मतलब होता है, निम्न जाति का। यानी कि आपको विशाख दत्त कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह एक निम्न जाति का व्यक्ति है, जो मौर्य वंश का जो है वह क्या करता है, स्थापना करता है। और वो कैसे जो है नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके मगध गद्दी पर मतलब राज करता है या बैठता है, क्लियर है। और विशाख दत्त ने जो है और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द तो ब्रिसल का इस्तेमाल किया और दूसरा शब्द जो है वह किया कुलहीन का, ठीक है। कुलहीन शब्द जो इस्तेमाल करता है किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कुलहीन कहने का अर्थ यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह कोई विशेष कुल से मतलब ताल्लुक नहीं रखता है। बात समझ में, ऐसा मतलब कहानियों में लिखा गया है कि ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता होती है वह नंद वंश यानी नंद राज्य में यानी महाराजा में एक दाई का काम करती थी। बात समझ में है। तो इसलिए जो है वह विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया, एक ब्रिसल और दूसरा कुलहीन। ब्रिसल मतलब निम्न जाति है, कुलहीन मतलब कोई कुल से संबंध उसका नहीं है, ठीक है। यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस जो है किस नाटक का विषय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी चर्चा की गई है, क्लियर। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न देखिए एनटीपीसी 12/4/16, कितना इजी प्रश्न आया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15, कह रहे हैं मौर्य वंश को जो है किस वंश ने समाप्त किया। हाँ ये अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न है आपको रेलवे एनटीपीसी 12/4/2016 का सेकंड शिफ्ट एग्जाम में। देखिए मौर्य वंश का जो है जब शासक होता है, अंतिम शासक का नाम क्या है आपको, बृहदत्त। चलिए एक बार हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, ऐसे तो मैंने पढ़ाया ही कि मौर्य वंश का जो है वह पतन कैसे हुआ। देखिए पहला जो है मौर्य वंश का पहला शासक कौन है, तो पहला शासक है बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक होता है, तो कहिएगा बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के बाद कौन अगला शासक बनेगा, तो अशोक बनेगा। कौन बनेगा, अशोक बनेगा। और अशोक का जो है आपको मृत्यु हो जाता है 232 ईसा पूर्व, ठीक है, 232 ईसा पूर्व जब अशोक की मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद मगध गद्दी पर जब अशोक का पुत्र बैठेगा कुणाल। ये कोई खास राजा नहीं होता है, मतलब उतना योग्य नहीं है। इसके बाद जितना शासक रहेगा वह योग्य नहीं होता है, और यही कारण है कि मौर्य वंश का जो है पतन हो जाता है, ठीक है। कुणाल के बाद, ठीक है, यानी कि कुणाल का बेटा और अशोक का पोता यानी जिसको पौत्र कहते हैं, जिसका नाम होता है आपको दशरथ, ठीक है। दशरथ जो है वह क्या करेगा, मगध गद्दी पर बैठेगा। बात समझ में। और अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी जो है वह योग्य नहीं होता है। और इस प्रकार से जो है वह और शासक आएंगे, और उसके बाद जो है वह मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होगा, ठीक है, उनका नाम होगा बृहदत्त। क्या नाम होगा, बृहदत्त नाम होगा, ठीक है। यह बृहदत्त जो है वह कौन सा शासक है, अंतिम शासक है मौर्य वंश का। और इस बृहदत्त की हत्या जो है वह कौन कर देगा,
तो इसकी हत्या जो है वह कर देगा आपको पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है वह क्या होता है, यह आपको बृहदर्थ का जो है वह सेनापति होता है। क्या रहेगा, यानी मौर्य वंश का जो है सेनापति रहेगा जब राजा बृहदर्थ होंगे। बात समझ में आया। तो बृहदर्थ जो है एक सेना, मतलब बृहदर्थ का सेनापति रहेगा पुष्यमित्र शुंग, जिसे जो है सेना का निरीक्षण के दौरान बृहदर्थ की हत्या कर देता है। यानी बृहदर्थ जो अपने सेना का निरीक्षण करते रहेगा और उसका सेना का सेनापति रहेगा पुष्यमित्र शुंग। और यह मौका देखेगा और यह जानता है कि बृहदर्थ जो एक योग्य शासक नहीं है, और बृहदर्थ की हत्या करके इसको मार देगा और मौर्य वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और उसके जगह पर जो है वह किस वंश का स्थापना करेगा, तब पुष्यमित्र शुंग जो है वह स्थापना करेगा आपको शुंग वंश का। ठीक है, किस वंश का स्थापना करेगा, शुंग वंश का स्थापना करता है। और शुंग वंश जो है यह आपको ब्राह्मण साम्राज्य एक तरह से देखा जाए कि स्थापना मतलब आगे चलेगा। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश हम पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे। क्लियर है, कौन सा वंश, शुंग वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश का थ्योरी तो पढ़ ही लिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ लिए हैं। और इसके बाद जो कल से अगला क्लास होगा वह हम शुंग वंश का थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आज का और प्रश्न है कि खत्म हो गया, अच्छा एक प्रश्न और है लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो अंतिम सम्राट कौन हो जाएगा, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदर्थ होगा। अभी तो आपको पूरा हम सीक्वेंस से बता दिए। ठीक है, तो ये मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसका हम पूरा आंसर भी करा दिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है थ्योरी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आसानी से बनते हैं। और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद नहीं करना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप जो है संयम बना के हमारा क्लास देखते रहिए। बाकी जो है सरकारी नौकरी का सपना कैसे पूरा होता है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते चलेंगे जितना तक खींच सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर आप जो है मैथ का भी क्लास करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होगा। साथ ही साथ जो है वह कुछ दिनों में जो है साइंस का भी क्लास जो है वह आएगा, जिसमें हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब एक तरफ साइंस भी चलेगा, एक तरफ जीके भी चलेगा। स्पीडी जीके जीएस जो है वह क्लास चल ही रहा है, और एक प्रकार से मैथ का भी आपको क्लास चलेगा। फिर कोई एक सब्जेक्ट खत्म होगा, फिर उसके बाद हम रीजनिंग का भी क्लास प्रारंभ करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और उन दोस्तों से भी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, सीखते रहिए, सरकारी नौकरी का सपना जो है आप पूरा करिए। धन्यवाद।